हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिट का सभी से डिफिकल्ट ऐसे जिसका नाम है एस ए 540, जिसको रिटेन करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। सो उसका नाम है एस ए 540, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। बड़ा ही प्यारा ऐसे है, थोड़ा लेंदी जरूर है लेकिन ईजी वे में अपन इसको याद करने की कोशिश करेंगे। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं एस ए 540। थोड़ा वीडियो में भी लंबा हो सकता है तो आप इसको 1.5x पे भी देख सकते हो, लेकिन वीडियो में आप कोई भी टाइम छोड़ना मत प्लीज। सो स्टार्ट करें एस ए 540 फटाफट। एस ए 540 का नाम क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, उसका नाम इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। पहले समझते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होता क्या है। सो अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब है कि हमें अप्रोक्सीमेट करना है मॉनेटरी अमाउंट अगर हमारे पास प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा मतलब कि ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है। अभी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को ऑडिट करते टाइम ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ऑडिटर को क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। सो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि भाई जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है वो रिकॉग्नाइज्ड और जो डिस्क्लोज करे हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट मैनेजमेंट ने, वो सबसे पहले तो रीजनेबल होने चाहिए। सबसे पहले तो वो रीजनेबल होने चाहिए और जो भी डिस्क्लोजर है उसके रेलेवेंट में वो मेरे क्या होने चाहिए, एडिक्वेट होने चाहिए। सो ये ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑडिटर का कि जो भी भाई मेरे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है वो रिकॉग्नाइज्ड और डिस्क्लोज रीजनेबल होने चाहिए और डिस्क्लोजर मेरे एडिक्वेट होने चाहिए। सो इसका करीब करीब 6 टॉपिक्स है इसमें। सो हम टॉपिक वाइज टॉपिक याद करने की कोशिश करेंगे फटाफट। सो सबसे पहला है टॉपिक 1। टॉपिक पहला क्या बोलता है आपको कि भाई आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बनाना है, कि बेसिकली आपको ऑडिट करना है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, तो आप ऑडिट कैसे करोगे और उसकी प्रोसेस कैसे बनाओगे, कैसे समझोगे। सिंपल टॉपिक 1 हमें ये बोलता है कि हमको आइडेंटिफाई करना है और एसेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अभी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रहेगी। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता क्या है कि वो ड्यू टू फ्रॉड भी हो सकता है, ड्यू टू एरर भी हो सकता है। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना है। ऑडिटर का जो स्टेप्स रहेगा वो क्या रहेगा कि ऑडिटर को ऑब्टेन करनी है अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले ऑडिटर को ऑब्टेन करनी है अंडरस्टैंडिंग कि भाई सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है एप्लीकेबल एफआरएफ का। आज मैं कोई भी चीज ऑडिट करूंगा सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है एज पर लॉज एंड रेगुलेशन। सो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि मैनेजमेंट ने भी तो इस पर मेहनत की होगी। सो हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कि भाई सर्टेन ट्रांजेक्शन या इवेंट या कंडीशन जिनको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की जरूरत है, सो मैनेजमेंट ने कैसे आइडेंटिफाई किया। पहले मैंने रिक्वायरमेंट देख ली एप्लीकेबल एफआरएफ की, अब मैनेजमेंट ने कैसे आइडेंटिफाई किया वो हम लोग चेक करेंगे। थर्ड वन इज ऑडिटर को क्या करनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस की। मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होगा उसकी हमको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। सो सबसे पहले हमें क्या जानना है कि भाई एस्टिमेट्स है तो उसको जो किया है उसका मेथड क्या है। सबसे पहले मैनेजमेंट ने क्या मेथड यूज किया है। ठीक है, अब उतनी भी रेलेवेंट रिस्क होगी अकाउंटिंग एस्टिमेट से रेलेवेंट, जितनी भी रेलेवेंट रिस्क होगी उसके लिए रेलेवेंट कंट्रोल क्या है, मैनेजमेंट का कंट्रोल क्या है रिस्क के ऊपर। फिर देखो कि मैनेजमेंट ने कोई एक्सपर्ट हायर किया है या नहीं किया है। ठीक है, फिर मैनेजमेंट ने सर्टेन अजम्पशंस भी लिए होंगे सिंस इट इज एस्टिमेट। सो सर्टेन अजम्पशंस लिए होंगे वो हमको चेक करने पड़ेंगे। और कोई चेंज किया है क्या प्रायर पीरियड से, मतलब प्रीवियस ईयर पीरियड में जो भी एस्टिमेट्स लिए थे करंट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड होंगे, लेकिन कोई चेंजेस हुआ है क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर। ठीक है, हाउ द मैनेजमेंट हैज असेस्ड द इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। अगर कोई एस्टिमेशन में अनसर्टेनिटी आ रही है मैनेजमेंट ने उससे डील कैसे किया। कोई भी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी आती है सो उससे मैनेजमेंट ने डील कैसे किया। सो टॉपिक 1 है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे के सारे जो टॉपिक है वो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप ध्यान से सुनना। सो सबसे पहला मेरा टॉपिक सिंपल हो गया कि मुझे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की ऑडिट करनी है और एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस जानना है तो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं ऑब्टेन करूंगा अंडरस्टैंडिंग क्या कि रिक्वायरमेंट क्या है एप्लीकेबल एफआरएफ की, मैनेजमेंट ने कैसे डील किया है, मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है। अभी जो ऑब्टेन करूंगा मैनेजमेंट के एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस की, तो उसमें सबसे पहले मेथड हो गया, दूसरा कंट्रोल, थर्ड वन इज एक्सपर्ट हायर किए, फोर्थ वन इज अजम्पशन एंड फिफ्थ वन इज वेदर देयर इज एनी चेंज फ्रॉम प्रायर पीरियड एंड हाउ द मैनेजमेंट हैज असेस्ड द इफेक्ट। ठीक है, अब टॉपिक 2 आता है कि भाई आपने जब अजम्पशंस देखे तो अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि सर्टेन अजम्पशंस लिए तो वो उसका रेशनल क्या है, उसका रीजनेबल जजमेंट क्या है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई व्हाट आर द मैटर्स दैट द ऑडिटर में कंसीडर इन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अजम्पशन। तो सबसे पहले वो देखेगा कि नेचर क्या है अजम्पशन का। सबसे पहले वो ये देखेगा कि भाई व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट अजम्पशन। फिर अजम्पशन रेलेवेंट एंड कंप्लीट है या नहीं है, दूसरी चीज वो ये देखेगा। तीसरा, अजम्पशन इंटरनली कंसिस्टेंट है या नहीं है, जो ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग उससे कंसिस्टेंट में जा रहा है या एस्टिमेट सॉरी अजम्पशन जो भी यूज किया है मैनेजमेंट ने वो इंटरनली कंसिस्टेंट है या नहीं है। थर्ड वन इज ये, अभी जो भी मैनेजमेंट ने अजम्पशन लिया है वो कॉन्फॉर्म टू द एंटिटीज बिजनेस प्लान एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब मेरा जो एनवायरनमेंट का ट्रेंड है और जो भी एंटिटी का बिजनेस प्लान है उसके अकॉर्डिंग में है या नहीं है। फिफ्थ वन इज नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, मैनेजमेंट ने डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया है इसका वो हमको देखना है। सो अजम्पशंस की हम लोग 5 चीजें देखेंगे। सबसे पहले नेचर क्या है अजम्पशन का, अजम्पशन रीजनेबल एंड रेलेवेंट है या नहीं है, इंटरनली कंसिस्टेंट है या नहीं है, कंफर्म टू द बिजनेस एंटिटी प्लान एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिफ्थ वन इज नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट ने कैसे किया है। टॉपिक थर्ड आता है मेरा कि भाई ऐसे कौन से एस्टिमेट्स है जिसमें मेरा सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है। सारे के सारे फ्रेंड्स टॉपिक एग्जाम में पूछे गए हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आप वीडियो को 1.5x कर लेना बट कोई भी टॉपिक छोड़ना मत। लॉजिकल फ्लो सेट किया आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी टॉपिक 3 मेरा क्या बोलता है कि भाई इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट विच इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिस्क, मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क कैसे हो सकता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उस टाइम, मुझे कैसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखो कि अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है एस्टिमेट्स के अंदर तो मैनेजमेंट ने कैसे डील किया है, ऑल्टरनेटिव अजम्पशन या कोई आउटकम लिया है क्या, मैनेजमेंट ने कोई ऑल्टरनेटिव अजम्पशन लिया है क्या, मैनेजमेंट के पास कोई दूसरा वे है क्या ऑल्टरनेटिव अजम्पशन का, ठीक है। और दूसरा, वाई दे हैव रिजेक्टेड देम, अगर कोई अजम्पशन रिजेक्ट किया है तो वो रिजेक्ट क्यों किया है, और मैनेजमेंट ने एड्रेस कैसे किया है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को। अभी अगर एस्टिमेशन में अनसर्टेनिटी होगी तभी मेरा सिग्निफिकेंट रिस्क आएगा। अभी जो भी मैनेजमेंट ने सिग्निफिकेंट अजम्पशंस यूज किए हैं वो मेरे रीजनेबल है या नहीं है, वो मैनेजमेंट को ध्यान में, वो ऑडिटर को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सी पॉइंट क्या बोलता है कि अगर रीजनेबल है मेरा सिग्निफिकेंट अजम्पशन, जो कि मैं रीजनेबलनेस जब चेक करूंगा, ठीक है, तो मैनेजमेंट ने का क्या इंटेंशन है टू कैरी आउट द स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। सिंपल, मेरे मैनेजमेंट जब भी एस्टिमेशन के अंदर अनसर्टेनिटी रहेगी तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई वो सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व कर रहा है, तो मैनेजमेंट ने भी तो कोई वे लिया होगा ना फॉर डीलिंग विद दैट एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। सो हम लोगों ने सिंपल टॉपिक 1 क्या पढ़ा कि एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस क्या है, दूसरा अजम्पशन के लिए क्या ध्यान में रखना है, तीसरा सिग रिस्क एरिया कौन से हो सकते हैं, बेसिकली सिग्निफिकेंट रिस्क। अब बारी आती है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अभी मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट से, तो मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ेगी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, वो बेसिकली बोले तो मैनेजमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन लेटर होगा उसके अंदर मुझे एस्टिमेट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी होगी, व्हाट आर द थिंग्स विच शुड बी इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस, सॉरी विच शुड बी इन्वॉल्व इन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सो सबसे पहला मुझे ये लेना है कि भाई अप्रोप्रिएटनेस है या नहीं है। सबसे पहले जो भी आपने मेजरमेंट प्रोसेस लिया है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। दूसरा, कंसिस्टेंट है इन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस। थर्ड वन इज जो भी अजम्पशंस आपने लिए वो अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना मैनेजमेंट के इंटेंशन को। सपोज आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है और आपने डॉक्यूमेंट कुछ और किया, वो नहीं होना चाहिए। सो सबसे पहले मैं बोल दूंगा कि मैं मैनेजमेंट से लूंगा कि भाई जो भी आपने मेथड लिया वो आपके हिसाब से अप्रोप्रिएट है। दूसरा, आपने कंसिस्टेंटली उसको अप्लाई किया है। थर्ड वन इज आपका जो इंटेंशन है वही वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। और कंप्लीट एंड अप्रोप्रिएट है अंडर एप्लीकेबल एफआरएफ, कि जो भी आपने अजम्पशन लिया है वो अप्रोप्रिएट है एंड कंप्लीट है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। और ऐसा कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं हुआ है आफ्टर 31 मार्च जिससे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में एडजस्टमेंट डालने की जरूरत पड़े। सो बेसिकली ये चीज़ 4-5 चीज़ें मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ले लूंगा। पहला, अप्रोप्रिएटनेस, कंसिस्टेंसी, अजम्पशन अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट मैनेजमेंट का इंटेंशन, complete and appropriate as per applicable FRF, or there is no subsequent event which require adjustment to accounting estimate। टॉपिक 5 मेरा क्या बोलता है कि भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सिग्निफिकेंट रिस्क के एरियाज कौन कौन से हो सकते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर, लेकिन अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि भाई ऐसे कौन से एरियाज है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के जो लोअर लेवल ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, मतलब एस्टिमेट है फिर भी लोअर लेवल ऑफ रिस्क, ये कैसे पॉसिबल है? तो हाँ, ये इन सिचुएशंस में पॉसिबल है। सबसे पहला, कॉम्प्लेक्स नहीं है कोई भी, जो भी मेरा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, सपोज मेरा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है यूजफुल लाइफ ऑफ पीपी या डिप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ ऑफ पीपी
वो मैं ऑलरेडी शेड्यूल 2 के अंदर दिया हुआ है। सो कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमारे एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है। फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है और मेड फ्रीक्वेंटली हम लोग उसको अपडेट भी करते जा रहे हैं। जो भी हमने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए उसको हम लोग फ्रीक्वेंटली बना भी रहे हैं और अपडेट भी करते जा रहे हैं इफ देयर इज नीड ऑफ द सेम। थर्ड वन इज वेदर it is derived from data that is readily available. Yes, it is readily available. Schedule 2 is readily available. फिर मेथड ऑफ मेजरमेंट प्रिस्क्राइब करा हुआ है एप्लीकेबल एफआरएफ। ऑब्वियसली शेड्यूल 2 के हिसाब से हम लोगों ने एस्टिमेट किया है यूजफुल लाइफ ऑफ पीपी। सो मेथड ऑफ मेजरमेंट भी प्रिस्क्राइब कर रखा है किसने, एप्लीकेबल एफआरएफ में। फिफ्थ वन इज जो भी मॉडल यूज किया है वो वेल नोन है और जनरली एक्सेप्टेड है। ऑब्वियस सी बात है, सारी कॉर्पोरेट कंपनीज है वो एज पर शेड्यूल 2 ही फॉलो करती है यूजफुल लाइफ। अगर यूजफुल लाइफ डिफरेंट होती है तो वो डिस्क्लोजर करती है नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है, टॉपिक 6, रिव्यू ऑफ आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हो या थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसको पढ़ते हैं। लेकिन हम लोगों ने 5 टॉपिक हमारे खत्म कर लिए। सो सबसे पहले कि भाई देखो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में टॉपिक क्या क्या हुआ। पहले तो मैनेजमेंट से अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे, हम लोगों को अजम्पशंस कैसे चेक करने, व्हाट आर द मैटर्स। तीसरा सिग्निफिकेंट रिस्क वाले एरियाज कौन से हो गए, लोअर लेवल रिस्क वाले एरियाज कौन से हो गए, और हम लोगों को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या लेना है। अभी रिव्यू करना है मुझे आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। मतलब सपोज प्रायर पीरियड ऑडिटर ने कोई भी एस्टिमेट लिया होगा तो अभी मुझे उसका रिव्यू करना पड़ेगा। वी आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो अभी हमको बोल रहा है कि ऐसे 540 रिक्वायर द ऑडिटर टू रिव्यू द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो मुझे उसका रिव्यू करना है कि भाई मेरे करंट ईयर में भी सेम रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा या डिफरेंट करना पड़ेगा। सो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर रिव्यू टेक आउटकम अकाउंट ऑफ नेचर ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। मुझे नेचर देखना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी मैनेजमेंट से कि भाई आपने कैसे आइडेंटिफाई किया है और एसेस किया है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कुछ भी नहीं है, वही पुरानी कहानी है, ठीक है। रिव्यू ये नहीं बोल रहा है मुझे, अगर मैं प्रायर पीरियड का रिव्यू कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई क्वेश्चन अटेंड कर रहा हूँ कि भाई जो जजमेंट लिए वो गलत है या नहीं है। रिव्यू का सिंपल सा मतलब है कि भाई जो कंसिस्टेंट है या नहीं है और मेरे करंट ईयर में कोई चेंजेस करने की नीड है या नहीं है, ठीक है। अगर आउटकम जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का अगर डिफर है फ्रॉम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मैंने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यूज़ किया है उसका जो आउटकम है वो डिफरेंट है, मतलब रीपरफॉर्म किया होगा मैंने तो वो डिफरेंट है, और प्रायर पीरियड में जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स था वो डिफरेंट है, तो मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, रीजन जानने पड़ेंगे फॉर सच डिफरेंसेस। अभी रीजन के लिए मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता हूँ। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रायर पीरियड एस्टिमेशन। कहीं ये तो नहीं है कि पिछली बार कुछ गलत हो गया, कोई अजम्पशन गलत रह गया, इसकी वजह से डिफरेंट आ रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, मैं ऑडिट एविडेंस लूंगा दैट इज परसिस्टेंट टू री एस्टिमेशन। मुझे प्रायर पीरियड का क्या री एस्टिमेट करने की जरूरत है या नहीं इन करंट पीरियड। थर्ड वन इज मैं ऑडिट एविडेंस लूंगा ऐसे मैटर की जहाँ पे मेरे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है और जो इसको मुझे क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। सो सिंपल सा मैं क्या काम करूंगा कि सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी एस्टिमेट लिया है और मैंने करंट ईयर में जो अकाउंटिंग एस्टिमेट यूज़ किया है उसका जो आउटकम है वो डिफरेंट है क्या प्रायर पीरियड से, तो वो मैं चेक करूंगा। और अगर एस्टिमेशन की ज़रूरत पड़ती है, री एस्टिमेशन की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसे डिस्क्लोज कर दूंगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। सो ये टॉपिक 6 हुआ। सो हम लोगों ने ऐसे 540 के अंदर फ्रेंड्स समराइज करता हूँ, ऐसे 540 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ये आप है ना हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी आप ऐसे पढ़ते हो तो उसका बर्ड व्यू आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भाई एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस क्या है, हाई सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज क्या हो गए, लोअर रिस्क क्या हो गया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, और रिव्यू करना है मुझे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का तो वो क्या हो गया, ठीक है। और मैटर जो कंसीडर हो सकता है इन अंडरस्टैंडिंग द अजम्पशंस। तो ये सारे टॉपिक होते हैं मेरे यहाँ पे खत्म। सो ऐसे 540 आपका यहाँ होता है खत्म। यही टॉपिक्स एग्जाम में पूछे गए, मैंने वहाँ से ही सीधे टॉपिक्स लिए, और अकाउंटिंग ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, होप एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।